मैं सोशल नहीं हो पाई ज़्यादा। हुँ। घर में एक कमरे में कैद रही कम से कम 8 महीने तक। हुँ। तो ये सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस था। बच्चे के साथ कभी भी एन्जॉयमेंट नहीं किया और इसके साथ इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई। और एक्चुअली अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं, वो काफ़ी अपने को इस चीज़ के लिए पुलिंग भी करते हैं कि आप कैसी मदर हो, आप अपने बच्चे के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, उसको समय नहीं दे पा रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत डील किया था मैंने। तो कैग के अंदर आप केवल केक की भूमिका पूछी है, तो भूमिका मत लिखो, उसके आर्टिकल भी लिखो साथ में, वर्तमान में कैग कौन है, वो भी लिखो। तो उससे क्या है कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभावशाली हो जाती है अपनी कॉपी। जी। तो उस तरीके से छोटे-छोटे पॉइंट्स बताए, उन्होंने फॉर्मेट बताया कि 4-5 फॉर्मेट आप फ़ॉलो करो, तो उससे आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी। सिचुएशनल में क्या पूछा? एक तो ये पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि महिलाएँ पुरुषों की भांति प्रशासन को सँभाल सकती हैं? और एक क्वेश्चन मेरे से ये पूछा था कि एक कोई भी कंपनी है, जो कि एक किसान के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो अपने सीड को ग्रो करवाना चाहती है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप सिचुएशन को कैसे सँभालेंगे? सर वो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, मुझे लेट नाइट स्टडी पसंद है ज़्यादा। मैं 3 या 4 बजे तक रात को पढ़ती थी और कई लोग सुबह में पढ़ते हैं, वो सबकी अपनी-अपनी स्टैमिना होती है, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा 3 और 4 बजे तक हमेशा यही रूटीन था आपका? मतलब एग्ज़ाम टाइम में। हाँ, और क्योंकि वैसे नॉर्मल दिनों में? नॉर्मल दिनों में सर आया ही नहीं, 2021 के बाद में प्री का एग्ज़ाम हुआ, हाँ। फिर मेंस के लिए केवल 3 महीने मिले थे। तो 3 महीने में ओवरऑल यही स्टडी करी थी फिर। और उसके बाद मेंस के बाद में मार्च में मेंस हुआ था, तो उसके बाद पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर। तो आप जो नए बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगी कि अभी से आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो डेली रूटीन के अपने किसी भी क्रियाविधि को छोड़िए मत। आप वॉक करते हैं तो वॉक भी कीजिए, हर चीज़ को फ़ॉलो कीजिए और साथ में अपने 6 या 7 घंटे पढ़ाई को ज़रूर दीजिए क्योंकि रूटीन ज़रूरी है। जी। यदि अपन एक दिन 10 घंटे पढ़ ले और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप रूटीन में यदि 7-8 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो एनफ है और साथ में अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी ज़रूर कीजिए ताकि आप हेल्थ वाइज़ सही रहें, फिट रहें। अपने खाने-पीने का ध्यान रखिए। कहते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार अथक प्रयास करने पड़ते हैं। आज हमारे साथ आरएस भर्ती 2021 की टॉप रैंकर निधि उड़सरिया चर्चा के लिए उपस्थित है। निधि 2016 से लगातार इस परीक्षा की तैयारी कर रही है। सफलता 2023 में मिली और वो भी सीधे एसडीएम के रूप में। निधि बचपन से पढ़ाई में अव्वल रही। शिक्षण के क्षेत्र में इनका अच्छा अनुभव रहा। इन्होंने अनुभव और हुनर में तालमेल बिठाया और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को टॉप रैंक के साथ क्लियर किया। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। निधि, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपका अभी सिलेक्शन हुआ है, जो आरएएस में आपकी 9th रैंक आई है। जी सर। तो आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ? आरएस 2018 में 1172वीं रैंक थी सर मेरी और अच्छा। चूंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ जी। तो कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था मुझे। उसमें आपको लगा कि मेरी कहाँ कमी रही? जी सर, मेरी रिटन प्रैक्टिस थोड़ी कम थी उस समय जी। और एक्चुअली पढ़ा बहुत सारा था मैंने, लेकिन मुझे प्रेजेंट करना नहीं आया कि किस तरह से चीज़ों को समराइज करके उसे अच्छे तरीके से लिखूं ताकि मुझे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कई जगह मैंने कम लिख दिया, फैक्ट कम लिखे थे और अलग अलग फॉर्मेट अप्लाई नहीं किए, तो उस वजह से लिखने में कमी की वजह से मेरी रैंक बहुत पीछे रह गई थी। जी, ये आपने पॉइंट आउट उसी समय कर लिया था? नहीं, उस समय मुझे समझ में नहीं आया। जब मेरा रिजल्ट आया था, 1172वीं रैंक थी, तो इमीडिएटली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि कहाँ पर मेरे से गलती हुई है और मुझे ऐसे लगा मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए और फिर भी मेरी रैंक पीछे थी और बस एक रोना ही था। बहुत ज़्यादा रो रही थी उस समय मैं और मुझे एक्चुअली पता तब चला जब कॉपीज़ अपलोड हुई थी आरपीएससी के थ्रू। जी। और जब मैंने अपनी कॉपीज़ का एनालिसिस किया और जो टॉपर्स की कॉपी थी, जैसे मुक्ता मैम की और एक हनुमाना राम सर है, उनकी कॉपीज़ मैंने देखी और मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया मेरी कॉपी का उनकी कॉपी के साथ में, तो मुझे ज़मीन आसमान का अंतर लगा। मुझे पता चला कि रियल में वाक़ई में मैंने बहुत कम लिखा है और फैक्ट नहीं डाले, उस वज़ह से मेरे मार्क्स कम हुए हैं।
तो मैंने उनकी कॉपीज़ को देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अप्रोच को डेवलप किया, कौन-कौन से फॉर्मेट अप्लाई किए, किस तरह से एग्ज़ाम्पल सेट किए उन्होंने हर चीज़ के अंदर, अपनी तरफ से बेहतरीन करने का प्रयास किया। जी। तो वो चीज़ें मैंने खुद के अंदर अप्लाई किया, वो अप्रोच डेवलप की, फॉर्मेट तैयार किए, तो उस वजह से मेरी ये ओवरऑल रैंक आई। अच्छा, 18 में इंटरव्यू के नंबर पता थे आपके? हाँ जी। वो कितने नंबर थे? 64 थे। 18 में? हाँ जी। और 21 में कितने आए? 60। अच्छा, इस बार वो कम आए आप? हाँ जी। ये बोर्ड का फर्क पड़ा या आप वहाँ अनकंफर्ट हो गए थे इस समय? नहीं, हो सकता है बोर्ड का इम्पैक्ट हो, जी। लेकिन इंटरव्यू ओवरऑल मेरा पिछली बार से ज़्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू। अच्छा। हाँ, और लेकिन नंबर कम आए? नंबर कम है। रिटर्न में तो आपने सुधार कर लिया, पर इंटरव्यू में थोड़ा सा कम हाँ, रह हाँ, गया। हाँ, हाँ। तो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा साइंस बैकग्राउंड से हूँ और जी। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है। स्कूलिंग कहाँ हुई? स्कूलिंग सरदार शहर से और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बीकानेर एमजीएस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन एसबीडी से सरदार शहर से ही। तो आपकी कोई प्राइवेट स्कूल में हुई या गवर्नमेंट स्कूल में हुई स्कूलिंग? स्कूलिंग 10th तक प्राइवेट में थी। जी। 11th-12th चूंकि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल नहीं था उस समय, तो गवर्नमेंट स्कूल से ही किया था और बीएससी गवर्नमेंट स्कूल से और पीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया। बायोलॉजी था सब्जेक्ट आपका? हाँ। बायोलॉजी लेने के पीछे का कोई कारण या ऐसे ही ले लिया या था। डॉक्टर बनना था? नहीं, एक्चुअली घर पे जैसे ब्राइट थी मैं हमेशा से पढ़ाई में, तो फिर सब बोलते थे साइंस लेनी चाहिए, तो फिर साइंस दिलवा दी मम्मी पापा ने। कुछ पता ही नहीं था एक्चुअली कि फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह से अपने करियर को सेट करना है। तो बस पीजी भी कर ली बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बाद में भी नहीं पता था। फिर मेरी मैरिज हुई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि आप ब्राइट स्टूडेंट हो, हमेशा से अपने पढ़ाई में अच्छे रहे हो, तो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे आसपास में मैंने देखा 2-3 आरएएस में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा रुझान इसकी तरफ आया। मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि तुझे करनी चाहिए तैयारी इसकी। तब मैंने इसकी आफ्टर मैरिज प्रिपरेशन शुरू करी थी। नहीं, तो एक सामान्य परिवारों में ये देखा जाता है कि साइंस बायोलॉजी ले लो और डॉक्टर बन जाओगे। हाँ तो जी। आपने नीट का एग्जाम दिया या नहीं दिया? नहीं दिया था। दिया ही नहीं? नहीं। पिताजी हाँ। क्या करते हैं आपके? बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है टोटली। तो जॉब ओरिएंटेड अप्रोच डेवलप ही नहीं थी मेरे कभी भी कि जॉब करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक पढ़ाई के लिए कर रहे थे कि बीएससी हो जाए, एमएससी हो जाए। जी। तो अच्छा, पीहर परिवार में आपका कोई जॉब में है ही नहीं? मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसका स्कूल लेक्चरर में हुआ था। वो उससे पहले वो तो अब हुआ होगा? अब हुआ। उससे पहले बस बिजनेस क्लास फैमिली है और कोई जॉब में था ही नहीं उससे पहले। और ससुराल फैमिली में? यहाँ पर बिजनेस क्लास है और जो बड़े भैया है उनका है जॉब, प्राइवेट सेक्टर में, बैंक में है वो। अच्छा। हाँ। पति क्या करते हैं आपके? इनका भी बिजनेस है, शेयर मार्केट का इनका काम। तो उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया कि आपको उधर जाना चाहिए? उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी या उनको लगा कि नहीं ये ठीक है, पढ़ने में ठीक है तो चली एक्चुअली जाएगी? इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उस समय इनके आसपास 1-2 जनों का सिलेक्शन हुआ था, चयन हुआ था इसमें आरएएस में। जी। तो इन्होंने मेरे से बात करी कि आरएएस में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होता है इधर से, तो तू अच्छी है पढ़ाई के अंदर, तो आपको भी इसके अंदर स्टडी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तब मैंने इसकी तैयारी शुरू करी फिर। अच्छा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, तो अभी उन्होंने ये लाइन छोड़ दी? हाँ जी। अच्छा, उनकी एजुकेशन क्या है? एमटेक है, एमडेड सिस्टम में। आपने जब आरएएस की तैयारी की, ये कब से मानूं आपने कब शुरू कर दिया आपने तैयारी आरएएस की? मैंने सर आरएएस 2016 से तैयारी शुरू करी थी इसकी। जी। लेकिन उस समय मेरी बहुत छोटे लेवल पर तैयारी थी एकदम, मतलब 3 या 4 घंटे थोड़ा जनरली पढ़ती थी मैं। उसके बाद में मेरी बेबी हो गया था 2017 में और फिर मैंने 2018 से जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा आरएएस प्री का, उस समय मैंने एकदम सिंसियरली इसकी तैयारी शुरू करी थी, अप्रैल 2018 से। जी। शादी कब हुई आपकी? 2016 में। अच्छा, शादी के बाद ही तैयारी शुरू करी? जी सर। तो अभी आप लेक्चरर हैं? हाँ जी। बीएड किया आपने? हाँ जी। ये कब किया? आफ्टर मैरिज वो भी। अच्छा, ये भी आफ्टर मैरिज किया। तो ये भी पति ने ही आपको मोटिवेट किया होगा? इन्होंने मुझे कहा कि एक ऑप्शन होना चाहिए कि आरएएस जो मेरा आरएएस 2018 में फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि एक ऑप्शन हाथ में रखना चाहिए ताकि तू डिमोटिवेट ना हो किसी भी तरीके से। जी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि बीएड कंप्लीट कर और फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम फाइट कर ले, जिससे एक जॉब हाथ में आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इसीलिए मैंने एक साइड में स्कूल लेक्चरर का भी एग्जाम दिया और उसमें भी सिलेक्शन हो गया था मेरा। प्रॉपर तैयारी आपने शुरू की 2018 में? जी। अप्रैल 2018 में मैंने शुरू की थी। उस समय प्री का एग्ज़ाम था, अगस्त में था, शायद 5 अगस्त को था।
और उसमें मैं 10-10 घंटे लगभग पढ़ती थी और जब मेंस का एग्ज़ाम था तो लगभग 16-17 घंटे तो इतनी पढ़ाई करी अच्छा, थी। एवरेज? मतलब मेन एग्ज़ाम टाइम में। जी। उससे पहले 4-5 घंटे तो आपने कोई कोचिंग ली या कैसे सेल्फ किया? स्टडी से किया सर। कंप्लीट? जी सर। किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली? कोचिंग नहीं ली, मैंने नोट्स ज़रूर मँगवाए थे जयपुर से। नोट्स मँगवाए थे, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर यूट्यूब पे ज़रूर पढ़ती थी मैं। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता था क्योंकि यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ से मैं कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता तो वहाँ से पढ़ लेती, बाकी नोट्स मँगवाए थे मैंने जयपुर से। तो आप इतनी सीटिंग आराम से दे देते? 10 से 16 घंटा पहुँच जी, गए आप। जी सर। तो आपको ऐसे कोई समस्या नहीं होती थी? ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती थी, जैसे कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर लेते तो हेडेक भी होता था, सर भारी हो जाता था। बच्चा छोटा था? बच्चा छोटा। हाँ, पर जब आपके मन में कुछ करना हो, बड़ा करने का हो, तब ये बाधाएँ? हाँ, वो जुनून एक हाँ। होता है अपने। नोट्स आपने मंगवाए, आपने अपने लेवल पे नोट्स बनाए? मैंने बनाए थे सर क्योंकि एक्चुअली अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था हमारा प्री का। जी। 17-18 नवंबर को इसका रिज़ल्ट आया था प्री का। उसके बाद इमीडिएटली इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया आरपीएससी ने और मैंने जो चीज़ पढ़ी थी वो पूरी कंप्लीटली चेंज कर दी साइंस के अंदर। तो एकदम से कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी वो कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो उस ड्यूरेशन में मैंने कुछ नोट्स बनाए थे साइंस के, पब-एड के, जो भी चेंज हुआ था जो सिलेबस उसके बनाए थे मैंने और हिंदी के निबंध के नोट्स बनाए थे खुद के लेवल पर। और जो भी चीज़ मुझे लगती कि नोट्स के अंदर सही नहीं है या फिर उसको और अच्छे तरीके से लिखने की ज़रूरत है, तो मैं उसके अंदर ऐड ऑन कर लेती वो चीज़ें। सारे खुद ही करते? हुँ। अब कई बार डिस्कशन करना होता है, तो आपने कोचिंग करी नहीं, हुँ, तो ये जब पढ़ाई का एक टॉपिक पे बात करने की, मैं इस टॉपिक को कैसे पढूं, हुँ। तो नीड रहती है कि मैं किसी के साथ डिस्कशन करूं, तो आप किसके साथ करते थे? मेरी एक फ्रेंड है जी। उसका 2018 में अकाउंट्स सर्विस में सिलेक्शन हो गया था। हम्म, तो मैं जनरली जिस भी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आती थी, मैं उसके साथ डिस्कशन करती थी। इंटरव्यू में मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी उसके साथ बात करके। उसके हस्बैंड का भी एसडीएम पर सिलेक्शन हुआ था पिछले साल, ऋषि जी हैं। तो उनसे मैं कॉपीज़ चेक करवाती थी। तो छोटी-छोटी मिस्टेक जो भी होती थी, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती थी, तो मुझे पूरा गाइड करती थी कि इस तरीके से अप्लाई करना है। तो अच्छा, बस कॉपीज जो आप लिखते थे उनसे चेक हाँ, कराते थे? हाँ जी। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी, टेस्ट सीरीज में अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, इसके लिए आपने कुछ जैसे शुरू में करी होगी तो आपके सवाल छूटे होंगे हुँ, हुँ। या लिखने की हुँ, कुछ स्टाइल अलग हुई होगी, हुँ। तो आपको वो बताते थे कि इसको ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि कोई भी डेफ़िनेशन पूछी है या फिर कोई चीज़ पूछी है, तो मैंने उसका लिख दिया। जैसे कर्म योग का पूछा है, तो मैंने उसके अंदर लिखा, तो मैं उनसे चेक करवाती, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसके अंदर एग्ज़ाम्पल सेट करो साथ में, कि अपनी रूटीन की लाइफ़ से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम्पल है, वो साथ में लिखो। किसी भी दार्शनिक का नाम लिखो, तो उससे क्या है कि एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी का। यदि हमसे किसी को विशेषता पूछी है, तो आप एक पूछिए ना, तो उसके साथ 2-3 और ऐड कर दो साथ में। तो उससे एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी होती है वो चेंज होती है कि इस बच्चे को अच्छा नॉलेज है, ये अच्छा कर रहा है। जैसे कैग का पूछा है, तो कैग के अंदर आप केवल के की भूमिका पूछी है तो भूमिका मत लिखो, उसके आर्टिकल भी लिखो साथ में, वर्तमान में कैग कौन है वो भी लिखो। तो उससे क्या है कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभावशाली हो जाती है अपनी कॉपी। जी। तो उस तरीके से छोटे-छोटे पॉइंट्स बताए, उन्होंने फॉर्मेट बताया कि 4-5 फॉर्मेट आप फॉलो करो, तो उससे आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी। तो उसमें खूब हेल्प मिली आपको। जी सर। टाइमिंग को कैसे सेट किया आपने कि मैं एक पेपर दे रही हूँ तो मेरा पेपर छूटे नहीं, हुँ, हुँ। उसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए क्या? जी सर जैसे मैं सुबह मैं लेट नाइट स्टडी करती थी, सुबह 8 या 9 बजे उठती। उसके बाद में सुबह 1 घंटा मैं हिंदी ज़रूर पढ़ती थी। उसके बाद मैं एक सब्जेक्ट उठाती थी 1 दिन के लिए, जैसे एथिक्स है, वो रिवीज़न के लिए कि 1 दिन में मुझे एथिक्स कंप्लीट करना है और रात को 9 से 12 मैं उसका पेपर लिखती थी। और फिर उसको चेक करती थी खुद ही आंसर की से और ऋषि जी से भी चेक करवा लेती या फिर कोई और भी मेरा फ्रेंड होता था उससे चेक करवा लेती पूरा। और उसके अंदर मुझे ये पता होता था जैसे 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे इतने-इतने टाइम में कंप्लीट करना है एनी हाउ। 40 मिनट्स के अंदर मुझे एक सेक्शन कवर करना है, तो उस तरीके से मैंने बाँध रखा था टाइमिंग, जिससे मेरा पेपर ना छूटे और मेरा एक क्वेश्चन भी छूटा नहीं था। 18 में सवाल छूटे थे कि नहीं नहीं, छूटे? नहीं, छूटे नहीं थे। उस समय भी नहीं छूटे? नहीं, उसमें तो केवल उसमें आप कंटेंट कम लिखा था मैंने। अच्छा, हाँ, तो इस बार आपने कंटेंट ज्यादा लिखे फिर भी छूटा नहीं, हाँ। उसका कारण है आपने टाइम मैनेजमेंट जो किया टाइम है। मैनेजमेंट किया और लिखा बहुत ज़्यादा था हम्म, और उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का है, हम्म, क्योंकि एक्चुअली सिलेबस चेंज हो गया था
और मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में आ गई थी कि वापस मैंने तैयारी शुरू करी है, सिलेबस चेंज हो गया, अब मैं इन चीज़ों को कैसे कवर करूँ? तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि शायद मैं इस बार रिटन प्रैक्टिस वापस नहीं कर पाऊँगी ढंग से। तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत ले, तू पहले सिलेबस कवर कर अच्छे से। तो मैंने दिसंबर और मिड जैन तक पूरा सिलेबस कवर किया। फिर इन्होंने पूरे मेरे पेपर्स थे प्रिंट आउट करके मुझे घर पे प्रोवाइड करवाए। ये इतनी हेल्प मेरे हस्बैंड ने करी है ना, जितनी हेल्प मुझे नहीं लगता पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई कर सकता है। ये इन्होंने मुझे पूरे पेपर्स लाकर दिए और मुझे कहते थे कि लिखना है तुझे आज, 9 से 12 लिखना है ये पेपर। तो इन्होंने इतना फ़ोर्स किया और उसी की वजह से मेरी ये रैंक आई। 9 से 12 मैं एक पेपर लिखती थी, भले ही इनको नॉलेज नहीं हो, लेकिन एक पीछे से जो हेल्पिंग हैंड था ना, उसका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा। मतलब सीधे मायने में कहूँ तो उनका बड़ा रोल था, और जो आपने जो मुकाम हासिल किया है हुँ, उसमें पति का बड़ा रोल है। सबसे ज़्यादा। अच्छा, आपने बैकग्राउंड की बात करी, तो साइंस बैकग्राउंड होना आपको फायदा मिला उसका? एक्चुअली सर चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं अपने, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस होता है वो इतना ज़्यादा वाइड लेवल पर है कि हर अप्रोच को डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पर पब एड भी है, सोशियोलॉजी भी है, खेल, योगा, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हैं। तो ऑल ओवर किसी भी चीज़ से आप ये नहीं कह सकते कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स के बच्चे यूं कहते हैं कि साइंस बैकग्राउंड वाले को ज्यादा फायदा मिलता है। नहीं सर, एक पेपर होता है केवल साइंस का इसके अंदर, और वो भी 80 मार्क्स का। उसके अलावा सारे के सारे अलग ही होते हैं। तो जो साइंस वाला जो पेपर था, इसमें आपके नंबर कितने आए? 95 मार्क्स आउट ऑफ 200। जो आर्ट के स्टूडेंट है, आर्ट्स के, उनके कितने नंबर आते हैं? सर इस बारे में आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? नहीं सर। तो आपने पहले कॉपी का जो चेक करी, जो सीनियर्स की कॉपी, उनमें नहीं देखा कि इनके कितने नंबर आ रहे हैं? नहीं वो नहीं देखा। इतना नहीं किया ना? हाँ। इस बात को आप कितना मानते हो कि जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी कॉपी अपन देखते हैं कि उनके लिखने की स्टाइल क्या थी, इनको कौन से सवाल पर कितने नंबर मिल रहे हैं, तो आपने उसको कंपेयर किया, उससे आपको फायदा कितना मिलता है और नहीं मिलता है? बहुत फायदा मिलता है सर। एक्चुअली जब अपन पेपर देकर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा लिखा है और हमारी बहुत अच्छी रैंक आएगी, लेकिन यदि हम एनालिसिस नहीं करें खुद का और दूसरे के साथ तुलनात्मक विश्लेषण नहीं करें तो एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि लोग हमसे कितना आगे, कितना पीछे है, कहाँ पर खड़े हैं। और जब हम दूसरी कॉपी के साथ खुद की कॉपीज का मिलान करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी अभ्यर्थियों से कि आप जरूर जो टॉपर्स की कॉपी है उनको जरूर देखें कि उन्होंने कौन कौन से अप्रोच को डेवलप किया था, किस तरीके से लिखा था, ताकि आपकी लेखन शैली में सुधार आए। जी, प्रीलिम्स आपने दिया, आप जब पेपर दे के बाहर आए, जब आपने मिलान नहीं किया, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, घर आकर के आंसर की मिलाते हैं, आपने मिलाया नहीं, और पेपर देने और मिलाने की जो बीच का समय है, आपने उस समय क्या फील किया कि मेरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? 2021 में सर? हाँ, 21 में क्लियर मुझे ऐसे लग गया था क्योंकि 90 to 95 मुझे डायरेक्टली आ रहे थे क्वेश्चन। तो मुझे पता था कि कट ऑफ लगभग इतने के अराउंड जाती है और मुझे भी 100 से प्लस है मेरे नंबर। तो मुझे आइडिया एग्जाम हॉल में ही लग गया था कि क्लियर है एग्जाम। और मैं जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकली, मेरे हस्बैंड खड़े थे, मैंने आते ही कहा कि थम्स अप किया था कि मेरा क्लियर है एग्जाम। और मेंस में? मेंस में भी मैंने थम्स अप किया था कि पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं मेरे। अच्छा, मेंस में भी आप कॉन्फिडेंट थे? बहुत, मुझे ये था कि मेरा टॉप 100 में कंफर्म है। इंटरव्यू की बात करें तो आपने मॉक इंटरव्यू दिए कहीं? नहीं सर। कहीं नहीं दिए? नहीं। अच्छा, पहला 2018 का दिया और फिर आपने सीधा 2021 में दिया। हाँ। इसके बीच में आपने कोई मॉक इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी? नहीं। कैसे 2018 में सर 3-3 साल तो ये वैकेंसी क्लियर होने में लग जाते हैं। हाँ। फिर 21 में 13 जुलाई को रिजल्ट आया था और 25-26 को नया वैकेंसी इन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। तो उसके बाद टाइम कम मिला, फिर फ्री हो गया था 28 अक्टूबर को। फिर मेंस हुआ था 20-21 मार्च को, उसका रिजल्ट आया अगस्त में, और नेक्स्ट ईयर 2023 में इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए थे। तो मुझे 2018 में दिया था, तो जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं और रियल इंटरव्यूज होते हैं काफ़ी डिफरेंस रहता है उसके अंदर। तो जब 2018 में दिया था तो मुझे थोड़ा पता चल गया था कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो मैंने उस तरीके से खुद ही तैयारी कर ली थी पूरी, और घर पे ही करती थी पूरी प्रैक्टिस। आपका बोर्ड किसका था? संजय श्रोत्रिय सर का। आपको 60 नंबर मिले, आप संतुष्ट हैं इन नंबरों से? नहीं, मैंने तो 70 प्लस सोचे थे, मेरे बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू इस बार। क्या पूछा उन्होंने आपसे?
उन्होंने जनरली जैसे एक तो स्टडीज मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित पूछे थे, और जैसे पोल्यूशन जो बढ़ रहा है अभी और रिसेंटली सर्दी के दिनों में क्यों बढ़ता है इतना पोल्यूशन, उससे संबंधित है सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे 2-3। इससे रिलेटेड थे, एनसीआर वगैरह पूछे थे। सिचुएशनल में क्या पूछा? एक तो ये पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों की भांति प्रशासन को संभाल सकती हैं, और एक क्वेश्चन मेरे से ये पूछा था कि एक कोई भी कंपनी है जो कि एक किसान के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो अपने सीड को ग्रो करवाना चाहती है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? आपने किसी सवाल का सॉरी में जवाब दिया? हाँ सर। कितने सवाल? 2-3 सवालों का दिया था सॉरी। अच्छा, फिर वो पैटर्न चेंज कर देते हैं या उसी पैटर्न पे फिर पूछते रहते हैं आगे? नहीं चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं, वो डिमोटिवेट नहीं करते किसी चीज को लेकर, यदि नहीं आ रहा और हम सॉरी बोल देते तो वो यही बोलते कि कोई बात नहीं। उनके साथ जो बोर्ड था, बोर्ड में अन्य मेंबर्स ने सवाल किए होंगे आपसे? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने किस टाइप से पूछे? वही सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे आसपास वालों ने, और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित पूछे, और श्रोत्रिय सर ने जो पोल्यूशन फैल रहा है उससे संबंधित पूछे थे। अच्छा निधि, एक बात ये चलती है कि इंटरव्यू में पहले ही यूं पता चल जाता है फलां फलां का बोर्ड आ रहा है, फलां के बोर्ड में नंबर कम मिल रहे हैं, फलां के बोर्ड में नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, ये ऐसी बातें चलती है। आपकी भी चली होगी? हाँ जी। आपको पता था कि मेरा बोर्ड किसका आ रहा है? नहीं, वहां पर पता नहीं होता। मैं तो जैसे इंटरव्यू जो रूम होता है उसके बाहर बैठे थे, तो हम वेट कर रहे थे कि कब से आए, तो मैंने फोटो देखी हुई थी सबकी, जो 4 बोर्ड है उनके। तो संजय श्रोत्रिय सर आगे से गए तो मैंने फोटो से रिजेंबल किया, तो मुझे पता चला कि संजय सर का बोर्ड है, पहले पता नहीं था। उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके बोर्ड में नंबर कम मिलते हैं, तो आपको डिमोटिवेशन हुआ उस समय? नहीं, मुझे ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और जब हम बेस्ट देंगे तो नंबर कोई कम क्यों देगा हमें। खैर ये भी सही है। अच्छा, एक जर्नी बहुत लंबी है ये। आपने वैसे तो तैयारी 2016 में शुरू कर दी और 23 में रिजल्ट आया है। हाँ। ये लंबी जर्नी है। इस जर्नी में बहुत बार होता है कि बहुत हो गया अब तो, अब ये इतना नहीं कर पाऊंगी, ऐसा आपके साथ हुआ? जी सर, जब 2018 का रिजल्ट आया था, मैंने मेरे हिसाब से कंप्लीट एफर्ट दिए थे। 2021 में रिजल्ट आया तो मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई, और मैंने यही कहा अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी इसके प्रिपरेशन। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वापस मोटिवेट किया कि मैं चाहता हूँ कि तू एसडीएम बने और तुझे वापस इसकी तैयारी शुरू करनी है। तो वापस एक जोश आया कि नहीं, मुझे वापस इसकी तैयारी करनी है, और उसी जोश के साथ में और अपनी कमियों को ध्यान में रखकर तो वापस किया। तो लेकिन बीच बीच में डाउनफॉल जरूर आते हैं, जैसे सिलेबस चेंज हो गया था तो उस समय वापस डिमोटिवेशन आया कि अब नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत ज्यादा अपन स्टडी करते हैं, थोड़ी सी हेल्थ वाइज भी इश्यूज आने लग जाते हैं धीरे धीरे, तब भी लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जुनून होना चाहिए कि हमें करना ही है, इस चीज को हासिल करना है, तो उस जुनून के आगे सारी चीजें छिप जाती है। फिर आपने ये कहा कि मैं सुबह लेट उठती थी, कईयों का ये कहना है कि आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पढ़ो तो तुम्हें ज्यादा याद रहता है, तो आपको क्या लगता है? सर वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हाँ, मुझे लेट नाइट स्टडी पसंद है ज्यादा, मैं 3 या 4 बजे तक रात को पढ़ती थी, और कई लोग सुबह में पढ़ते हैं, वो सबकी अपनी अपनी स्टेमिना होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, 3 और 4 बजे तक हमेशा यही रूटीन था आपका? मतलब एग्जाम टाइम में। हाँ, और वैसे नॉर्मल दिनों में? नॉर्मल दिनों में सर आया ही नहीं। 2021 के बाद में प्री का एग्जाम हुआ, फिर मेंस के लिए केवल 3 महीने मिले थे, तो 3 महीने में ओवरऑल यही स्टडी करी थी फिर। और उसके बाद मेंस के बाद में मार्च में मेंस हुआ था, तो उसके बाद पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर अगला पड़ाव क्या है आपका? अभी तो इसी में संतुष्टि है। यूपीएससी देने का है कि नहीं? नहीं सर। कोई अटेम्प्ट दिया आपने? नहीं सर। एक भी नहीं दिया? नहीं। तो अभी कोई प्लान भी नहीं है? नहीं। अच्छा, एक बिल्कुल फ्रेश बच्चा है जिसको तैयारी शुरू करनी है, आप उसको कैसे बताना चाहोगे कि आपको इस हिसाब से तैयारी शुरू करनी है? सर इसमें 3 फेजेस होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू जी। तो प्री के अंदर फैक्ट बेसिस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए जो पेपर से आरपीएससी के, तो उसे ओवरऑल हमें पता चल जाता है कि जैसे राजस्थान में हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न और मेडाइवल से ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, एंशिएंट से कम होते हैं, बहुत ही कम, जो राजवंश होते हैं उनसे, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में पहले बच्चे क्या करते थे कि जो
एकदम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो पढ़ते थे, जबकि इकोनॉमिक्स हमेशा करंट बेस्ड पूछी जाती है। जैसे हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है और इंडिया का भी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, तो वहाँ से पढ़ना चाहिए और क्रोनोलॉजी से पूरा करंट कवर करना चाहिए अपना, मूमल से कवर करना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए और इसके साथ-साथ ज्योग्राफी वगैरह ये सारे सब्जेक्ट कवर करके अपनी प्री को तैयार करना चाहिए और मेंस के अंदर रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। कब से शुरू करें रिटन प्रैक्टिस, किसी को करनी है मान लो, पहले तो ये पढ़ प्रीलिम्स से शुरू करें या प्रीलिम्स देने के बाद शुरू करें? पहले तो थोड़ा पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि अभी कोई तैयारी शुरू कर रहा है, जी। तो अभी वैकेंसी आने में तो 2 साल लगेंगे लगभग। हम्म, ठीक है, तो पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए 2 या 3 महीने, ताकि आप चीज़ों का इन डेप्थ नॉलेज हो। क्योंकि बिना नॉलेज के अपन लिखना शुरू करते हैं, तो अपने को पता ही नहीं चलता कि क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। जब चीज़ों का अच्छे से नॉलेज हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमें इस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो 2 या 3 महीने मेरे हिसाब से पहले जो भी सब्जेक्ट है, उनका गहराई से पढ़ना ज़रूरी है और यदि किसी को गाइडेंस है कि मुझे किस तरीके से, कहाँ से, कैसे पढ़ना है, तो उसे कोचिंग की आवश्यकता नहीं है और यदि किसी के पास मार्गदर्शन की कमी है, तो वो कोचिंग भी जॉइन कर सकते हैं, ताकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले कि किस तरीके से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है। करंट की हम बात करें तो आपने क्रोनोलॉजी और एक मूमल का नाम लिया जी। और फिर कहा अखबार पढ़नी चाहिए, हाँ। तो आपने अखबार यही पढ़े, दैनिक भास्कर पत्रिका या हाँ, कोई और? यही पढ़े थे सर, राजस्थान पत्रिका। इसके अलावा और कोई नहीं? नहीं, इसके अलावा दृष्टि आईएएस के जो मैगज़ीन्स वैसे आते हैं ना ऑनलाइन, तो वहाँ पे करंट से रिलेटेड वो देखती थी और विज़न आईएएस के मैं आईआर से संबंधित देखती थी सारे। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थे? नहीं, अभी हो? अभी भी नहीं, मुझे कम है इन चीज़ों पहले ही से। नहीं थे आप? तो फिर आपको छोड़ना और पकड़ना वो तो पड़ा ही नहीं। नहीं, नहीं। आपने इस तैयारी में क्या-क्या सैक्रिफाइसेस किए? मैं सोशल नहीं हो पाई ज़्यादा, हुँ, घर में एक कमरे में कैद रही कम से कम 8 महीने तक। हुँ, तो ये सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस था, बच्चे के साथ कभी भी एन्जॉयमेंट नहीं किया और इसके साथ इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और एक्चुअली अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं, वो काफ़ी अपने को इस चीज़ के लिए पुलिंग भी करते हैं कि आप कैसी मदर हो, आप अपने बच्चे के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, उसको समय नहीं दे पा रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत डील किया था मैंने। आपको डायरेक्ट बोलते थे लोग ऐसा? हाँ जी, या डायरेक्ट बोलते थे। इनडायरेक्ट मदर इन लॉ डायरेक्ट की तरफ से या किसी? कि कोई औरत कह रही थी हाँ, सीधा। कि ये हाँ, कैसी मदर है, अपने बच्चे के साथ इस तरीके से कर रही है, पढ़ती रहती है, बच्चे को समय नहीं देती। हाँ। तो उन चीज़ों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो बच्चे को कौन रखता था फिर उस समय? मेरे हस्बैंड रखते थे, रात के समय और सुबह जैसे मेरे मदर इन लॉ भी रखते थे। अच्छा, आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताओ, जिस घटना ने आपको एकदम टर्न दिया हो, मुँह दिया हो? उसके बाद आपको लगा हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है अब तो। तो पति ने आपको मोटिवेट किया वो तो ठीक है। हुँ। आपको अंदर से कब लगा कि हाँ, मुझे करना है? सर एक्चुअली आफ्टर मैरिज जब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी थी, जी। तो लोग काफ़ी डिमोटिवेट करते हैं इस चीज़ को लेकर कि आप आरएस की प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं सकते और जबकि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट थी, फिर भी मुझे लोग बहुत इस तरीके से बोलते थे कि क्या आप आरएस की कर रहे हो? मालूम चला आप एलडीसी भी नहीं बन पाओगे। इस तरह की बातें काफ़ी होती थी, तो मुझे अंदर से हुआ एक जुनून डेवलप हुआ कि जब लोग इस तरह से बोल रहे हैं मेरे को, तो मुझे करके दिखाना है इस चीज़ को। तो मैंने इसकी और भी जोश के साथ तैयारी शुरू करी फिर। सर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब मैं 10th और 12th में मैंने स्कूल टॉप किया था और सरदार सर भी टॉप किया था। लेकिन मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं राजस्थान टॉप करूँ। लेकिन मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया था 10th और 12th में। तो जब 2018 का एग्ज़ाम दिया तो सबको उम्मीदें थी कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली नहीं हुआ। तो उस समय मैं काफ़ी इमोशनली ब्रेकडाउन थी। उस समय मेरी दीदी ने भी मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार तेरा अखबार में नाम देखेंगे और टॉप 10 में होगी तू। और मेरे हस्बैंड भी मुझे हमेशा कहते थे कि देख ना तेरा टॉप 10 में पक्का आएगा, तो विश्वास रख इस चीज़ के लिए। और जब रिज़ल्ट आया और 9th पोज़ीशन देखी तो मुझे ऐसे लगा 10th और 12th में जो सपना अधूरा रह गया था मेरिट में आने का, वो मुझे आरएएस ने दिया। आपकी जो वर्तमान की जॉब है, स्कूल लेक्चरर की, हुँ। तो आपके कलीग्स कैसे हैं? अच्छे हैं सर, बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, और जैसे बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंटीरियर एरिया है, चामू है जोधपुर में। जी। फिर भी वहाँ के बच्चे हैं, स्टडी ओरिएंटेड है, काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। उनको पता था आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो? जी।
मतलब मेरे इंटरव्यू से पहले जस्ट मेरी जॉइनिंग आई थी, तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो भी मुझे कहते थे कि मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी टॉप रैंक आएगी और ऑल द बेस्ट। मैंने कहा पहले क्यों बोलते हो आप कि नहीं मैम आप मिठाई लेकर आना, हमें पता है आपका सिलेक्शन होगा। बहुत विश्वास दिखाया था और वहाँ की जो फैकल्टी है उन्होंने भी मुझे फुल टाइम दिया कि आप पढ़ाने के बाद में अपनी स्टडी भी कर सकते हैं इंटरव्यू रिलेटेड। तो मैंने स्कूल में बैठकर भी स्टडी करी थी, तो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद गए आप स्कूल वापस? जी सर। उन सबसे मिले? जी, बहुत खुश हुए थे, मिठाई लेकर गई थी, बहुत खुश हुए थे सब सर। आपका रिजल्ट आया तब आप कहाँ थे? बीकानेर थे या? बीकानेर। हाँ। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा तो सो गया था, मदर इन लॉ को मैंने बोल दिया था कि मम्मी आप सो जाओ, पता नहीं कब रिजल्ट आए। हम दोनों जग रहे थे, बार-बार देख रहे थे रिजल्ट का। तो जब पीडीएफ आई तो मैंने ही चेक करा था, तो उसके अंदर 905069 आगे लिखा हुआ था 9 तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा 9th रैंक है, तो इनको भी विश्वास नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा मेरे को वापस दिखा कि 9th है क्या? फिर वापस चेक करा इन्होंने, तो इतने खुश हुए हम लोग। और फिर मेरी मम्मी को फ़ोन किया मैंने, सरदार शहर मम्मी-पापा को, भाई-बहन को, जी। तो सब बहुत खुश हुए थे। तो उतने में तो फ़ोन आने लग गए होंगे? हाँ, सबके। विशेष के? हाँ। अच्छा, ऐसे भी फ़ोन आए जिन्होंने कहा कि तुम तो कर नहीं पाओगी, क्यों टाइम हाँ। खराब कर रही हो? हाँ, हाँ। उनके भी फ़ोन आए होंगे? हाँ, ज़रूर। फिर आपने उस रात को खूब सेलिब्रेट किया? खूब एन्जॉय किया था। नींद आई कि नहीं आई उस दिन? नहीं, नहीं। अच्छा, बचपन में आपने कहा कि मैं ब्राइट स्टूडेंट थी, हुँ। तो शैतानी भी करते थे आप? हाँ। किस टाइप की? मतलब मैं जैसे एक बच्चे में जैसे नोटीपना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा था, मैं नोटी बहुत ज़्यादा थी। तो उस तरीके से शरारतें करती थी, जैसे किसी भी चीज़ के लिए किसी के साथ छेड़खानी करना, मेरी छोटी बहन को परेशान करना, काफ़ी करती थी मैं। आप ओवरऑल इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? देखिए सर, सबसे पहले माता-पिता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद होता है और मेरे भाई-बहन, मम्मी-पापा इन सब का सपोर्ट होता है। इनके साथ-साथ सबसे बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का है सर। तो मेरे हस्बैंड ने तो सपोर्ट किया ही था सर, और इसके साथ-साथ मैं ये मानती हूँ कि अहम रोल था, एक मेरी फ्रेंड है हंसा राजपुरोहित, जिनका अकाउंट सर्विस में चयन हुआ था। तो जी, उसे आपने पहले बताया था। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हुँ। तो उसने मुझे हर लेवल पर, इमोशनल लेवल पर हो चाहे हर लेवल पर, मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि आप कर सकते हो, मोटिवेट किया मुझे। और जब उसकी मैरिज हो गई थी, तो उसके हस्बैंड एसडीएम है, जी। ऋषि सुधांशु पांडे सर है। तो उसने मेरी कॉपीज़ मँगवाती थी और उनसे चेक करवाती थी, और चेक करवा के मुझे वापस उनसे फ़ोन भी करवाती थी। ऋषि जी का फ़ोन आता था और वो पूरे मुझे बताते थे कि कहाँ पे आपकी कमियाँ रही है, किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लिखना है। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इंटरव्यू में मुझे बहुत हेल्प मिली थी, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। टीचर का कोई नाम लो तो? सर भाटिया आश्रम है, उनसे मैं एक जुड़ी हुई हूँ 2018 से। इनिशियल प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने ही प्रोवाइड किया था रिटन प्रैक्टिस के तौर पर। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। एक इनिशियली लिखने के तरीके का थोड़ा मुझे आइडिया लगा, क्योंकि मैं एकदम नई कैंडिडेट थी कि किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, तो थोड़ा मुझे आइडिया वहीं से मिलना शुरू हुआ था। जी। मेरा अंतिम सवाल, आपके शौक क्या है? मुझे मूवीज़ देखना, मोटिवेशनल मूवीज़ देखना मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा, आप रेगुलर देखते थे? रेगुलर तो नहीं, जब भी समय मिलता है। आप इन पढ़ाई के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम के दौरान नहीं देखती कभी नहीं सर, देखी? नहीं, नहीं सर। इसके अलावा फिज़िकली फिट रहने के लिए क्या करते थे आप? वॉक करना पसंद है मुझे। करते थे या नहीं करते थे? एग्ज़ाम टाइम में तो वॉक भी छोड़ कुछ भी देती हूँ। नहीं, नहीं। केवल पढ़ाई। हाँ। तो आप जो नए बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगी कि अभी से आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो डेली रूटीन के अपने किसी भी क्रियाविधि को छोड़िए मत। आप वॉक करते हैं तो वॉक भी कीजिए, हर चीज़ को फ़ॉलो कीजिए और साथ में अपने 6 या 7 घंटे पढ़ाई को ज़रूर दीजिए, क्योंकि रूटीन ज़रूरी है। जी। यदि अपन एक दिन 10 घंटे पढ़ ले और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप रूटीन में यदि 7-8 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो इनफ है, और साथ में अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी ज़रूर कीजिए, ताकि आप हेल्थ वाइज़ सही रहें, फिट रहें। अपने खाने-पीने का ध्यान रखिए, और एग्ज़ाम टाइम में यदि आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर रहे वॉक करने के साथ में, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये था कि केवल 3 महीने मिले हैं स्टडी के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए, जी। तो इसलिए मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी और मैं केवल पढ़ाई पे फ़ोकस करती थी। वो सबकी अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो निधि, आप हमारे यहाँ पधारी, आपने खूब सारी बातें की, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर।